नाउ वी विल स्टडी हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में सबसे पहले हम रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। रिस्क फैक्टर्स में हमारे पास वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, टॉक्सिक इंजरीज हो सकती हैं, मेटाबॉलिक डिजीज़ हो सकते हैं, कुछ हमारे पास कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आती हैं, हम देखते हैं। जेनेटिक इंस्टेबिलिटी हो सकती है, कुछ जीन्स में चेंजेस, सिरोसिस ऑफ द लीवर हो सकती है कि हम कह लेते हैं कि लीवर में नोड्यूल्स बन गए हैं, या फिर डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स हो सकते हैं। डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स मतलब एबनॉर्मेलिटी। ठीक है, डिस्प्लेजिया का मतलब होता है कुछ सेल में कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई, ठीक है, उसकी शेप या उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ गए, वो नोड्यूल्स। इसके आगे हम फर्दर डिटेल भी पढ़ेंगे। अब वायरल इन्फेक्शन में हमारे पास HBV इन्फेक्शन हो सकते हैं, HCV इन्फेक्शन हो सकते हैं, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, टॉक्सिक इंजरीज में हमारे पास एफ्लाटॉक्सिन हो सकते हैं। एफ्लाटॉक्सिन हमारे पास एक फंजाई होती है एस्परजिलस, उसमें से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, SCQ में अगर आएगा तो ये वर्ड जो है यूज़ किया हुआ होता है मोस्टली। अल्कोहल हो सकती है। फिर मेटाबॉलिक डिजीज़ में हमारे पास विल्सन्स डिजीज़, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी और हेरिडिटरी हीमोक्रोमेटोसिस। ठीक है, विल्सन डिजीज़ में हमारे पास हमें पता है कि वो कॉपर की एबनॉर्मेलिटी की वजह से होता है, ये आगे हम डिटेल भी पढ़ेंगे। फिर मेटाबॉलिक सिंड्रोम में हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, ओबेसिटी और डायबिटीज़ मिलाइटस। ठीक है, इन तीनों चीज़ों की वजह से, इन तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारे पास मेटाबॉलिक सिंड्रोम बनता है। ये भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हमारे पास रिस्क फैक्टर्स में हो सकता है। कुछ जेनेटिक चेंजेस होती हैं, जैसे कि बीटा कैटनिन एक्टिवेशन एंड P53 इनएक्टिवेशन। बीटा कैटनिन का आपको पता है कि हमारे पास इसने प्रोलिफरेशन करवानी होती है, सेल ग्रोथ को इंक्रीज़ करवाना होता है। ठीक है, तो बीटा कैटनिन जब एक्टिव हो जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सेल ग्रोथ होगी एंड इट लीड्स टूवर्ड्स द ट्यूमर। और P53 आपको पता है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन है। ठीक है, ट्यूमर को इससे सप्रेस करना होता है, तो जब ट्यूमर सप्रेसर जीन इनएक्टिव हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगी, ग्रोथ जो। ठीक है, तो ये जेनेटिक इंस्टेबिलिटी भी हमने देख लिया कि बीटा कैटनिन एक्टिव हो जाएगा, P53 इनएक्टिव हो जाएगा और हमारे पास जो है वो सेल ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन कम हो रहा है और ट्यूमर की सेल्स की ग्रोथ करवाने वाला बीटा कैटनिन इंक्रीज़ हो रहा है। फिर लीवर सिरोसिस हो सकता है और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स की बात कर ली हमने। फिर हमारे पास आगे पैथोजेनेसिस है। इस पैथोजेनेसिस में बस एक बात याद रखना है कि कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन ज़्यादा होगा, जैसे कि इंटरल्यूकिन 6 हो रहा है इस केस में। इसने क्या करना है कि हिपैटोसाइट की डिफ्रेंशिएशन को कम कर देना है। डिफ्रेंशिएशन मतलब कि उसने उसकी जो हमारे पास वेल डिफ्रेंशिएटेड से मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड की तरफ चल जाएंगे आपके हिपैटोसाइट्स, ठीक है, लीवर के सेल्स, और फिर आपके पुअरली डिफ्रेंशिएटेड हो जाएंगे। ठीक है, इसकी डिफ्रेंशिएशन चेंज हो जाएगी, बेसिकली उसकी शेप स्ट्रक्चर में चेंज आएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी और प्रोलिफरेशन इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी कि सेल ग्रोथ ज़्यादा होगी क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा, ट्रांसलेशन ज़्यादा, तो ग्रोथ ज़्यादा। फिर फर्दर हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो लीवर है ना, उसको एक पूरी चेन चलती है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा तक पहुंचने के लिए। डायरेक्टली हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा नहीं होता। सबसे पहले कोई भी इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन आया, इन्फ्लेमेशन हुई, ठीक है, और उसके बाद आपके पास फाइब्रोसिस होती है, कुछ फाइबर्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि कोलेजन वगैरह। देन इट लीड्स टुवर्ड्स द सिरोसिस। सिरोसिस मतलब नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, फिर जाके आपके पास हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा होता है। हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं किस तरीके से इंजरीज होती हैं और किस तरीके से आपके पास प्रोलिफरेशन होने के बाद सारी चेन चलती है। देखिए, पैथोजेनेसिस हम डायग्राम से देखते हैं। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले कोई इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन आएगा जब भी कोई इंजरी होगी। ये देखिए, अब कोई इंजरी हुई है अगर आपके पास किसी भी रीज़न की वजह से, हेपेटाइटिस बी की वजह से, हेपेटाइटिस सी की वजह से, अल्कोहल और एफ्लाटॉक्सिन्स B1 की वजह से कोई इंजरी हुई है लीवर में, ठीक है, इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो गई है, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस आ जाएंगे। ठीक है, जब इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस वगैरह आएंगे तो वो आपके लीवर के सेल्स को, आपकी हिपैटोसाइट्स को डैमेज करना शुरू कर देंगे। जब आपके हिपैटोसाइट्स डैमेज होंगे, इट लीड्स टुवर्ड्स द नेक्रोसिस। ठीक है, आपके सारे सेल्स जो है वो नेक्रोज होना स्टार्ट हो जाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द क्रोनिक लीवर डिजीज़। ठीक है, जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी आपके हिपैटोसाइट्स की, इसका मतलब है कि लीवर जो है वो क्रोनिक स्टेट में चला गया। फिर क्या होगा, इस जगह पे बेसिकली आपके हिपैटोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन तो कम हो रही है, ठीक है, लेकिन प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो रही है। ठीक है, प्रोलिफरेट कर रहे हैं आपके हिपैटोसाइट्स और क्रोनिक लीवर डिजीज़ की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फिर आपके पास क्या होगा कि प्रोलिफरेशन अरेस्ट हो जाएगी और स्टेलेट सेल्स जो है ना आपके, वो एक्टिव हो जाएंगे। जब स्टेलेट सेल्स आपके एक्टिवेट होते हैं ना, तो ये लीवर सिरोसिस कॉज करते हैं। ठीक है, लीवर सिरोसिस मतलब नोड्यूल्स बना देते हैं। ये देखो, आपको नोड्यूल्स नज़र आ रहे हैं येलो में, और ये जो ब्लू में आपको नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास एक्सटेंसिव स्कारिंग है। ठीक है, स्कार्स बने हुए हैं, फाइब्रोसिस हुई हुई है। इट लीड्स टुवर्ड्स द लीवर सिरोसिस। ठीक है, स्टेलेट सेल सिरोसिस करवाते हैं, ये सेपरेट मैं वीडियो बना दूँगी सिरोसिस की। उसके बाद फिर हमने देखना है कि लीवर सिरोसिस के बाद क्या होता है कि वो इतने ज़्यादा नोड्यूल्स बन जाते हैं कि वो हाइपर प्लास्टिक हो जाते हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाते हैं, यानी कि हाइपरप्लेजिया की तरफ चले जाते हैं आपके नोड्यूल्स, ठीक है। हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स के बाद क्या होगा, डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स बनेंगे। डिस्प्लास्टिक का मतलब होता है कि एबनॉर्मेलिटी, ठीक है, वो चीज़ एबनॉर्मल शेप में आ गई है। पहले जो उसकी शेप थी नॉर्मल हाइपरप्लास्टिक नोड्यूल्स की, देखिए उसमें और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में की शेप में कितना फ़र्क है, शेप चेंज हो जाएगी, ठीक है, एबनॉर्मेलिटी शेप में आ जाएगी, एबनॉर्मल नोड्यूल्स बनना शुरू हो जाएंगे, डिस्प्लास्टिक नोड्यूल का मतलब है। फिर आपके पास क्या होगा कि इट लीड्स टूवर्ड्स द हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये जो डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स है ये HCC की तरफ जाता है। ये बात याद रखनी है कि हमेशा डिस्प्लेजिया से हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो रहा है, ये आपका प्रीकर्सर लीजन है बेसिकली। डिस्प्लेजिया और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स एंड डिस्प्लेजिया, और ये बात आपने याद रखनी है, ये MCQ में पूछते हैं। अब ये हिपैटोसाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं, हिपैटोसाइट्स की नॉर्मल शक्ल ऐसी होती है, ठीक है, जब वो वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। जब वो मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड होते हैं तो वो थोड़े से श्रिंक कर जाते हैं और थोड़ी सी उनकी शेप चेंज होती है। पुअरली डिफ्रेंशिएटेड में वो बिल्कुल टोटली जो है ना एंड सर्कल फॉर्म में आ जाते हैं। तो आपको पता लग गया आपके हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में जो आपके हिपैटोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन है वो चेंज हुई है, वो डिक्रीज़ हुई है। ये मैंने आपको बात बताई थी, और अभी डायग्राम से भी देख लें कि हिपैटोसाइट्स की डिफ्रेंशिएशन जो है वो डिक्रीज़ हो गई है, यानी कि इसके सेल्स की शेप वगैरह जो है वो चेंज होगी और प्रोलिफरेशन ज़्यादा हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा आपके पास बनना शुरू हो गए हैं हिपैटोसाइट्स, ठीक है। अब आपको पता लग जाए कि HCC में क्या सीक्वेंस चलता है। पहले क्रोनिक लीवर डिजीज़ होगी, फिर आपके पास प्रोलिफरेट कर रहे होंगे उस टाइम पे हिपैटोसाइट्स, फिर प्रोलिफरेशन अरेस्ट होगी, स्टेलेसाइड्स आएंगे और वो क्या कर देंगे, सिरोसिस कर देंगे। सिरोसिस मतलब नोड्यूल्स बना देंगे, फिर वो नोड्यूल्स जो है वो हाइपरप्लास्टिक हो जाएंगे एंड देन इट लीड्स टुवर्ड्स द डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स, और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स के बाद HCC हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं प्री मैलिग्नेंट लीजन्स। प्री मैलिग्नेंट लीजन्स में हमारे पास हिपैटोसेलुलर एडिनोमा होता है, ठीक है, जो कि बीटा कैरोटीन एक्टिवेशन म्यूटेशन की वजह से होता है, ये हमने पहले भी देख लिया। उसके बाद हमारे पास सेलुलर डिस्प्लेजियाज होते हैं कुछ, और कुछ डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स होते हैं। डिस्प्लेजिया का वर्ड आपने हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा में याद रखना है, सेलुलर डिस्प्लेजिया और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स। सेलुलर डिस्प्लेजिया हमारे पास कैसे हो सकते हैं, स्मॉल सेल चेंजेस भी हो सकते हैं और लार्ज सेल चेंजेस भी हो सकते हैं। इसको हम मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ेंगे, इन लीजन्स को बहुत डिटेल से, डायग्राम्स भी देखेंगे, तो अभी सिर्फ नेम देख लें। स्मॉल सेल चेंज और लार्ज सेल चेंज होते हैं सेलुलर डिस्प्लेजिया। और डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में हमारे पास लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स एंड हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स, ठीक है, ये नेम्स हो गए। अब हम इनके डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस में देखें, सबसे पहले हमारे पास आता है हिपैटोसेलुलर एडिनोमा। अब अगर हम फोकैलिटी देखें लीवर में, मतलब कितना फोकल है, कितनी जगह को वो कवर कर रहा है, ठीक है, तो हिपैटोसेलुलर एडिनोमा सिंगल भी हो सकता है और मल्टीपल भी हो सकता है। बेसिकली आपने ये चार जो है ना इनके डिफरेंस करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। स्मॉल सेल चेन में फोकैलिटी जो है वो डिफ्यूज़ किस्म की होगी और लार्ज सेल में भी डिफ्यूज़ होगी, लेकिन लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स और हाई ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स में सिंगल और मल्टीपल हो सकती हैं, ठीक है, ये टेबल इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास आती है प्री मैलिग्नेंसी। प्री मैलिग्नेंसी इनमें से कौन सी लीजन्स करवा सकती हैं, तकरीबन सारी ही करा सकती हैं, लेकिन जो आपके पास लार्ज सेल चेंज है ना वो सिर्फ और सिर्फ HBV में करवाएगा। ये बात याद रखनी है कि लार्ज सेल का जो चेंज है वो सिर्फ और सिर्फ हेपेटाइटिस B वायरस में प्री मैलिग्नेंट होता है, यानी कि प्री मैलिग्नेंट का मतलब है ये आगे जाके मैलिग्नेंसी कॉज करवा सकता है या नहीं करवा सकता, तो तकरीबन सब करवा सकते हैं सिवाय लो ग्रेड डिस्प्लास्टिक नोड्यूल्स के, उसमें भी अनसर्टन है। और लार्ज सेल चेंज में HBV में के केस में सिर्फ ये प्री मैलिग्नेंट होता है, यानी कि आगे मैलिग्नेंसी कॉज करवाएगा, बाकी केसेस में नहीं करवा सकता। फिर हमारे पास एसोसिएशन आ जाती है सिरोसिस के साथ। सिरोसिस के साथ स्मॉल सेल चेन और लार्ज सेल चेन में बहुत कॉमन है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है कि सिरोसिस इन दोनों केसेस में सिरोसिस लाजमी होगी और इन दोनों केसेस में यूजुअल है, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। फिर इसके कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं। एडिनोमा के तो हमने पहले देख लिया है कि सेक्स हार्मोन कोई एक्सपोजर हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़ वगैरह हो, और इनमें सेम है सब में, वही रिस्क फैक्टर्स मैंने आपको सारे बताए थे वही यहाँ पे भी आ जाएंगे, HBV, HCV, FA1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है, और प्राइमरी बिलियरी सर्किलोसिस, प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस वगैरह भी इसमें आ जाएंगे। फिर अब आप ये देखें कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशन के साथ इसका कोई अक्रेंस है या नहीं है, यानी कि प्री डिस्पोजिंग कोई हमारे पास रिक्वायरमेंट है या नहीं कि प्री डिस्पोजिंग कोई हमें चीज़ चाहिए या नहीं इन चेंजेस को, इन लीजन्स को कॉज करने के लिए, तो मोस्टली नो, कोई प्री डिस्पोजिंग कंडीशन नहीं भी होगी ना अगर, तो भी ये लीजन्स जो हैं वो कॉज हो सकती हैं।
और स्क्रीनिंग के लिए स्क्रीनिंग करवानी बहुत ज़रूरी है इन सब के लिए, ठीक है। ये हो गया आपका टेबल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली स्मॉल सेल चेंज और लार्ज सेल चेंज का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है कि नेम्स लाजमी याद रखने हैं, पूछते होते हैं वाइवा में भी। फिर हम देख लेते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी बहुत अच्छी है इसकी, मतलब अच्छी से आपको अभी भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले हमें देखनी है ग्रोथ मॉर्फोलॉजी। उसके 3 तरह के पैटर्न्स हो सकते हैं, यूनिफोकल, मल्टीफोकल और डिफ्यूजली इनफिल्ट्रेटिव। यूनिफोकल का मतलब है, यूनि मतलब सिंगल लार्ज आपके पास जो है ना एक नोड्यूल्स किस्म का बना हुआ होगा, ठीक है। ये आपको नज़र भी आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से होगा। मल्टीफोकल में मल्टीपल होंगे, ये देखें मल्टीपल है। वेरिएबल साइज़ के होंगे, साइज़ डिफरेंट हो सकते हैं। और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बहुत स्पेस होगी बीच में, ठीक है। ये आप डायग्राम से याद रखेंगे ना, कभी भी नहीं भूलेगा। सिंगल लार्ज यूनिफोकल, मल्टीपल में आपके पास मल्टीपल, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड और मल्टीपल साइज़। और डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव में तकरीबन उसने पूरा लीवर इन्वॉल्व किया हुआ है। डिफ्यूज़ परमिएट कर रहा है मतलब डिफ्यूज़ कर रहा है। इस तरीके से ऐसे कोई चीज़ फैल नहीं जाती, ऐसे करके जो एक चीज़ फैल जाए, उस केस को हम कह रहे हैं डिफ्यूजली इन्फिल्ट्रेटिव। डिफ्यूज़ किस्म की है और तकरीबन पूरा लीवर ही इन्वॉल्व हो रहा है। ये देखें मैंने शो किया हुआ है। और सारे पैटर्न्स जो हैं वो लीवर की एनलार्जमेंट करवाते हैं। ये दोनों MCQs हैं आपके। सारे पैटर्न्स जो हैं वो लीवर एनलार्जमेंट भी करवाते हैं और वेस्कुलर चैनल्स में इन्वेजन भी करते हैं, यानी कि वेसल्स भी इन्वॉल्व होती हैं इन तीनों केसेस में। ये आपका दोनों MCQs हैं। फिर हम कलर देखते हैं। ग्रोथ में कलर भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो हमारे पास HCC का केस तो होगा ना, उसमें हमारे पास लीवर हमें पेल नज़र आ रहा होगा, ठीक है, मोस्टली पेल नज़र आ रहा होगा, येलो। लेकिन इसके अलावा हमारे पास डिफ्रेंशिएशन की बेस पे भी डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं। डिफ्रेंशिएशन मतलब मैंने जो आपको पीछे बताया है, वेल डिफ्रेंशिएटेड, मॉडरेटली डिफ्रेंशिएटेड, पुअरली डिफ्रेंशिएटेड, उन बेस पे भी हम जो है ना डिफरेंट कलर्स पे हमें नज़र आ सकते हैं HCC में लीवर के। वाइट होगा तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा यानी कि साइटोप्लाज्म टाइप, ठीक है। साइटोप्लाज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वाइटिश होता है ना, ट्रांसपेरेंट होता है हमारे पास साइटोप्लाज्म, तो हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म ज़्यादा हो गया तो हमें लीवर भी वाइट नज़र आएगा। ज़ाहिर बात है वाइट ही नज़र आना चाहिए फिर। और अगर फैटी चेंज है, फैट आपको पता है येलो होती है, तो फैटी जब चेंज आया हुआ है, फैट्स बहुत ज़्यादा हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है लीवर भी हमें येलो नज़र आएगा। और अगर हमारे पास ग्रीन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि मैलिग्नेंट हिपैटोसाइट्स जो है उसमें अभी वेल डिफरेंशिएटेड है, ठीक है। सेल्स जो है वेल डिफरेंशिएटेड सीन जब होगा तब हमारे पास ग्रीन कलर नज़र आएगा।